वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या के कारण लगातार कृषि जोत भूमि घटती जा रही है, जिसके कारण कोई भी पौष्टिक पदार्थ उत्पादन करने में मुश्किल होती जा रही है। ऐसे में याद आती है मशरूम, जिसमें प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण भरपूर मात्रा में तो है ही, साथ ही इसकी खेती करना है बेहद आसान, क्योंकि इसके लिए न तो लंबी चौड़ी जगह की ज़रूरत पड़ती है और न ही खेत की। और अगर आपके पास बीज उपलब्ध है तो 30 दिन के अंदर इसकी खेती तैयार हो जाती है। तो आइए देखते हैं कृषि मंत्रालय द्वारा निर्मित ये फिल्म मशरूम की सफल खेती। अपने देश में गांव हो या शहर, प्रत्येक जगह युवक, युवतियां, महिलाएं व पुरुष एक लाभकारी रोजगार की तलाश में हैं। हमारे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक ऐसा ही व्यवसाय है मशरूम उत्पादन, जिसे बड़ी संख्या में युवक व युवतियां स्वरोजगार के रूप में अपनाकर इससे अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन के रूप में भी मशरूम की चाहत दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। इस व्यवसाय की और अधिक जानकारी के लिए अब हम आपको ले चलते हैं गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के मशरूम उत्पादन एवं शोध केंद्र पर, जहां पर हम बात करेंगे मशरूम विशेषज्ञ डॉक्टर आरपी सिंह से। डॉक्टर साहब, आजकल की दावत में अगर मशरूम ना हो तो खाने में कुछ स्वाद नहीं आता। आप हमें बताइए कि मशरूम होते क्या हैं और इन्हें पैदा कैसे किया जाता है। सिद्धि जी, मशरूम एक विशिष्ट प्रकार का भोज्य पदार्थ है। इसका उपयोग सब्जी के रूप में, कटलेट के रूप में, आमलेट में मशरूम का उपयोग किया जाता है। पकौड़े के रूप में इसका उपयोग मनुष्य के भोजन में किया जाता है। और इसके अलावा इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट बहुत थोड़ी सी मात्रा में है, जिसकी वजह से ये मधुमेह के रोगियों के लिए तथा अधिक रक्तचाप, जिसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, रोगियों के लिए एक विशेष प्रकार का भोज्य पदार्थ है। ये मशरूम होते कितनी तरह के हैं और इन्हें कैसे कैसे उगाया जाता है, इसके बारे में भी कुछ बताइए। ऐसा है, ये बटन मशरूम के अलावा कई सारे मशरूम ऐसे हैं जिनकी की खेती की जा रही है विश्व के अन्य देशों में, और हमारे देश में भी कुछ एक की खेती की जा रही है। कुल 5-6 मशरूम की ऐसी प्रजातियां हैं जिनका विश्व स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है, लेकिन अपने देश में मुख्यतः बटन मशरूम की खेती की जाती है। इसके अलावा ढिंगरी मशरूम, जिसको प्लूरोटस कहते हैं, इसकी खेती की जा रही है। तीसरा मशरूम एक वाल्विरियल्ला मशरूम है, जिसको धान के पुआल का मशरूम कहते हैं, इसकी खेती की जा रही है। चौथा मशरूम एक है, इसको दूधिया मशरूम या दूध छाता मशरूम कहते हैं, और अंग्रेजी में या वैज्ञानिक भाषा में इसका नाम है कैलोसाइबी इंडिका। और इसका जो उत्पत्ति है या जो इसका अन्वेषण है, ये अपने देश भारतवर्ष से ही है। ये मशरूम आता कब तक है? देखिए, ऐसा है, भिन्न भिन्न मशरूम के लिए भिन्न भिन्न तापक्रम है और भिन्न भिन्न समय में इनको उगाया जा सकता है। बटन मशरूम की खेती जो है वो मौसम के हिसाब से, ये जाड़ा का दिन जो है, शीतकाल आपका, ये इसके लिए उपयुक्त है। और इसके लिए जो तापक्रम की आवश्यकता होती है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के और 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक की आवश्यकता इसके लिए है। इसी प्रकार से ढिंगरी मशरूम का अभी आपके सामने हमने जिक्र किया। ढिंगरी मशरूम के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापक्रम की आवश्यकता है। तो अगर देखें 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम जो है, जब कम सर्दियां होती हैं उस समय उपलब्ध होता है हमारे मैदानी भागों में। इसके अलावा जो तीसरा मशरूम हमने वाल्विरियल्ला मशरूम, इस मशरूम के लिए 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम की आवश्यकता होती है। और ये तापक्रम ग्रीष्म ऋतु में और वर्षा ऋतु में उपलब्ध होता है। एक चौथे मशरूम का भी जिक्र हमने आपसे किया था, वो कैलोसाइबी इंडिका या दूधिया मशरूम, जिसका हमने नाम लिया था। इस मशरूम के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये मशरूम जो है उगाया जा सकता है। ये मशरूम भी ग्रीष्म काल में और वर्षा काल में उगाया जा सकता है। अगर इतनी महंगी चीज़
हम लोग भी उगा सकते हैं, तो इसके बारे में हमें भी कुछ बताइए। मशरूम की खेती के लिए जो मुख्य बिंदु हैं, सबसे पहला बिंदु है मशरूम में प्रयोग की जाने वाली कंपोस्ट। और कंपोस्ट बनाने के लिए दो प्रकार से इसकी बनाने की विधियां हैं, जिनका कि हम जिक्र बाद में करेंगे। पहली विधि है अल्प विधि कंपोस्ट बनाने की, दूसरी विधि है दीर्घ विधि कंपोस्ट बनाने की। तो ये पहला बिंदु है। दूसरे बिंदु पर मशरूम उगाने के लिए फसल कक्ष, और जो तीसरा बिंदु मुख्य बिंदु है वो बिंदु है मशरूम की फसल की देख रेख करना और बीमारियां जो उसमें आती हैं उनकी रोकथाम करना। तो ये प्रमुख तीन बिंदु हैं मशरूम की खेती में जो प्रमुख रूप से आते हैं। सबसे पहले हम प्रथम बिंदु के ऊपर बात करेंगे, वो है कंपोस्ट का बनाना। जैसा मैंने आपको बताया कि कंपोस्ट बनाने के लिए दो विधियां हैं। दीर्घ अवधि विधि का हम सबसे पहले जिक्र करना चाहेंगे। दीर्घ अवधि विधि से कंपोस्ट बनाने के लिए गेहूं का भूसा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश, जिप्सम, गेहूं का चोकर, फ्यूराडान तथा बीएचसी की आवश्यकता पड़ती है। ये सारे माध्यम गेहूं के भूसे को अच्छी प्रकार से गीला करने के बाद इसमें मिलाया जाता है और मिलाने के बाद इसका एक ढेर बनाते हैं। और इस ढेर की पहली पलटाई 6वें दिन, दूसरी पलटाई 9वें दिन, तीसरी पलटाई 12वें दिन, इस प्रकार से 6 पलटाइयाँ 2-2 दिन के अंतराल पर करते रहते हैं। कुल पलटाइयाँ 25 से 28 दिन में 6 से 7 पलटाइयाँ करनी होती हैं और ये कंपोस्ट दीर्घ विधि से बनकर के तैयार हो जाती है। लेकिन ध्यान रहे कि दीर्घ विधि से कंपोस्ट जो बनाई जाती है, इस कंपोस्ट में वो गुणवत्ता नहीं होती है जो गुणवत्ता अल्प विधि से बनाई गई कंपोस्ट में होती है। अल्प विधि से जो कंपोस्ट बनाते हैं उसमें गेहूं का भूसा अथवा धान का पुआल भी ले सकते हैं आप, मुर्गी की खाद जिसको हम चिकन मैन्योर कहते हैं, और चोकर चाहिए होता है, और इसके अलावा यूरिया। ये कंपोस्ट जो है इसकी बाहर पलटाई की जाती है शेड के भीतर, और अंदर इसको टनल के भीतर 6 दिन का प्रोसेस होता है, जिसमें कि 6 दिन तक इसको हम अंदर इसको इनडोर पास्चुराइजेशन कहते हैं। और इनडोर पास्चुराइजेशन में 6 दिन का समय लगेगा, जैसा मैंने अभी आपको बताया है। और तापक्रम को 58 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक 8 से 12 घंटे ले जाते हैं, और पुनः तापक्रम को नीचे ले आते हैं 50 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर। फिर कंपोस्ट को 3 से 4 दिन तक रखते हैं, और इस प्रक्रिया को हम कंडीशनिंग के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार से बनाई गई 6 दिन में कंपोस्ट जो है टनल के भीतर रहने के बाद जब निकलती है तो इसकी गुणवत्ता पहले प्रकार की कंपोस्ट से बहुत अच्छी होती है। पहले प्रकार से जो कंपोस्ट बनाते हैं उसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो होती है 1.5%। अमोनिया दोनों प्रकार से बनाई गई कंपोस्ट में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो दूसरे प्रकार की अल्प विधि की कंपोस्ट है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा 2 से 2.2% होती है। जैसा मैंने बताया, इसमें भी अमोनिया की गंध नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कंपोस्ट बिल्कुल भुरभुरी होनी चाहिए, इसमें चिपचिपापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कंपोस्ट का पीएच 7 से 7.5 होना चाहिए। और इस प्रकार से बनाई गई जो अल्प विधि से बनाई गई कंपोस्ट है, इस कंपोस्ट की जो उर्वरता है, जो मशरूम उत्पादन इसमें होता है, वो पहले प्रकार की कंपोस्ट से बहुत अच्छा होता है। दूसरा बिंदु मशरूम की खेती में है मशरूम उगाने के लिए फसल कक्ष। और 2 प्रकार के फसल कक्ष बताए थे। पहले प्रकार का फसल कक्ष, और इस प्रकार के फसल कक्ष में लोहे अथवा एंगल आयरन के बने हुए रैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये रैक्स एक दूसरे की जो दूरी होती है फसल कक्ष के भीतर लगभग 2.5 फीट से 3 फीट होती है, तथा एक सतह से दूसरे सतह जिसको हम टायर कहते हैं,
एक टायर से दूसरे टायर की दूरी 65 से 70 सेंटीमीटर हम रखते हैं और इन रैक्स पर पॉलीथीन के बैग्स के भीतर कंपोस्ट की बिजाई करने के पश्चात पॉलीथीन के बैग में भरते हैं और इन्हीं पॉलीथीन बैग्स का हम इस्तेमाल करते हैं। ये झोपड़ियाँ जो हैं ये घास फूस से बनाई जाती हैं। इसमें बांस का इस्तेमाल हो सकता है, यूकलिप्टस की या पॉपुलर की लकड़ी का इस्तेमाल हो सकता है और इन झोपड़ियों के अंदर रैक्स बनाते हैं और इन रैक्स के ऊपर सीधे पॉलीथीन शीट बिछा करके और कंपोस्ट की बिजाई करने के उपरांत कंपोस्ट को इसमें लगाते हैं और इस प्रकार से इन झोपड़ियों में भी या पक्के मशरूम गृहों में मशरूम की खेती की जाती है। मशरूम गृह का निर्माण किस तरह किया जाता है और भारत में किस प्रकार की मशरूम गृह उपयोगी रहते हैं, इसके बारे में भी बताइए। मशरूम गृह हमारे देश में 3 प्रकार के हैं। एक तो वातानुकूलित मशरूम गृह है और वातानुकूलित मशरूम गृह जो हमारी बड़ी परियोजनाएं हैं उनमें उपयोग में लाया जा रहा है और इनमें साल भर बटन मशरूम की खेती की जा रही है। दूसरे प्रकार के वे मशरूम गृह हैं जो वातानुकूलित तो नहीं हैं लेकिन पक्के मशरूम गृह हैं और इन मशरूम गृहों में मौसम में ही मशरूम मतलब शीतकाल में ही मशरूम उगाया जाता है। तीसरे प्रकार का जो मशरूम गृह है वो मशरूम की खेती के लिए बनाई गई झोपड़ियाँ हैं। ये झोपड़ियाँ भी शीतकाल में मशरूम उगाने के लिए उपयुक्त हैं, बहुत कम लागत में बन जाती हैं और शीतकाल में इनमें आसानी से खेती की जा सकती है। जो हमारे छोटे किसान हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा आय का साधन नहीं है, जो ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, वो मशरूम गृह में मशरूम की झोपड़ियों में मशरूम की खेती शीतकाल में बहुत आसानी से कर सकते हैं। और ये झोपड़ियाँ उपयुक्त ये होगा कि 23 फीट चौड़ी और 50 फीट लंबी बनाई जाएं। इसी प्रकार से जो मशरूम के पक्के फसल कक्ष हैं इनकी भी जो चौड़ाई है वो 18 से 23 फीट और लंबाई 50 फीट तक रखी जाती है और वातानुकूलित जो मशरूम गृह हैं इनकी चौड़ाई 18 से 23 फीट और लंबाई 50 फीट से 70 फीट। ये बताइए मशरूम का बीज बोया कैसे जाता है? कंपोस्ट में मशरूम के बीज को 0.75% मिलाया जाता है और ये मिलाने की प्रक्रिया जो है ये बहुत अच्छी प्रकार से की जाती है कि पूरी कंपोस्ट में मान लीजिए आपके पास 1 क्विंटल कंपोस्ट है तो 750 ग्राम इसमें मशरूम का बीज या स्पान जिसको हम कहते हैं स्पान मिलाया जाएगा। तो बहुत अच्छी प्रकार से पूरी खाद में स्पान को या मशरूम के बीज को अच्छी प्रकार से मिलाने के बाद इसको आप चाहे रैक्स में सीधे जैसा मैंने अभी आपको बताया है रैक्स में आप इसको डालें या पॉलीथीन के थैलों में इसको भर लें। हमने सुना है मशरूम उत्पादन में आवरण मृदा बहुत महत्वपूर्ण है। ये आवरण मृदा क्या है और बिजाई के बाद आवरण मृदा से ढकना क्यों जरूरी है? आवरण मृदा ये एक प्रकार का आवरण है जो कि जब मशरूम की माइसीलियम या जो कवक है उसकी जो फफूंदी है पूरी कंपोस्ट में भर जाती है और ये प्रक्रिया मशरूम की फफूंदी कंपोस्ट में फैलने की जो प्रक्रिया है इसके लिए 12 से 15 दिन लगते हैं और इसके पश्चात इस आवरण मृदा या केसिंग सॉइल का एप्लीकेशन किया जाता है। आवरण मृदा बनाने के लिए 3 भाग कम से कम 18 महीने पुरानी गोबर की खाद और 1 भाग बगीचे की मिट्टी अथवा 3 भाग गोबर की सड़ी हुई अच्छी खाद 18 से लेकर के 24 महीने पुरानी और 1 भाग स्पेंट कंपोस्ट। तो 3 भाग गोबर की सड़ी हुई खाद और 1 भाग स्पेंट कंपोस्ट को मिला करके भी आवरण मृदा या आवरण मृदा का मिक्सचर बनाया जाता है और इसको 4% फार्मेलिन के घोल से निर्जीवीकृत किया जाता है। निर्जीवीकरण फार्मेलिन के अलावा वाष्प से भी किया जाता है। अगर वाष्प से करना है तो निर्जीवीकरण आवरण मृदा के लिए पास्चुराइजेशन टनल के भीतर करते हैं और इस टनल में तापक्रम जो है वो 60 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड 8 से 12 घंटे तक
मेंटेन किया जाता है। इसके बाद इसे ठंडा करके और फिर 4 सेंटीमीटर, जैसा मैंने बताया कि जिस कंपोस्ट में पूरा कवक जाल या पूरी फफूंदी फैली हुई होती है उसके ऊपर 4 सेंटीमीटर तक इसको बिछा देते हैं। और बिछाने के तुरंत बाद फार्मेलिन का 2% का घोल का हल्का सा छिड़काव कर देते हैं थैलों के ऊपर या केसिंग सॉइल के ऊपर, कहिए केसिंग सॉइल के ऊपर, या रैक में जो हमने कंपोस्ट बिजाई करके लगाई है और उस पे फफूंदी फैली हुई है और आवरण मृदा हमने बिछा रखी है उसके ऊपर। इसके बाद क्या करना होता है? इसके बाद आप मशरूम के फसल कक्ष में हर रोज नमी बनाए रखने के लिए पानी का छिड़काव स्प्रेयर के द्वारा बेड के ऊपर करें। बेड के ऊपर से तात्पर्य है केसिंग सॉइल के ऊपर करें। और ध्यान रहे कि ये छिड़काव हमेशा स्प्रेयर के द्वारा ही करना चाहिए और नमी बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। फसल कक्ष के भीतर नमी 80 से लेकर के 90% तक ही मेंटेन की जानी चाहिए। इसमें कीड़ों और बीमारियों की तो कोई समस्या नहीं होती? इसमें कीड़े के भी प्रकोप होते हैं और बीमारियों का भी प्रकोप होता है। अगर हम ध्यानपूर्वक फसल कक्ष की समुचित सफाई की व्यवस्था रखें तो कीड़ों और बीमारियों से हमें छुटकारा मिल सकता है। जैसे अगर हम सप्ताह में 1 दिन बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए बवस्टीन का 0.02% के घोल का छिड़काव करते रहें और इससे हम बीमारियों से काफ़ी कुछ छुटकारा पा सकते हैं। अगर हमें कीड़ों के प्रकोप का डर है या कीड़े हमें दिखाई देते हैं तो न्यूवान नामक एक दवा आती है। इस दवा का हमको 0.1% का घोल का छिड़काव फसल कक्ष में दीवार पर, फर्श पर करना होगा। लेकिन ध्यान रहे कि इस दवा का छिड़काव, न्यूवान का छिड़काव, फसल अगर उग रही है, फसल जिस समय तुड़ाई की अवस्था में है उस समय फसल के ऊपर ना किया जाए। मशरूम की तुड़ाई किस समय करनी चाहिए और इसकी तुड़ाई में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में भी कुछ बताइए। देखिए, मशरूम की जो तुड़ाई या चुनाई है इसके लिए जो उपयुक्त अवस्था है वो ये है कि बटन मशरूम की छतरी खुलने से पहले इसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए। और ये भी ध्यान रहे कि मशरूम का जो भार है वो 10 से 12 ग्राम प्रति मशरूम से अधिक ना हो, क्योंकि अगर हम ज़्यादा भार के मशरूम की तुड़ाई करते हैं मशरूम का साइज़ बढ़ जाएगा, भार भी बढ़ जाएगा, हो सकता है छतरी भी ना खुले। होता ये है कि मशरूम जो है वो बाज़ार में 2 प्रकार से ख़रीदा जाता है। एक तो कैनिंग के लिए ख़रीदा जाता है जिसको डिब्बा बंदी आप कहती हैं। तो डिब्बा बंदी के लिए मशरूम का जो आकार है अगर बहुत बड़ा है मशरूम, और तुड़ाई करते समय ध्यान ये देना चाहिए कि अंगूठे और 2 उंगलियों की सहायता से मशरूम को दाहिनी तरफ घुमा करके या ऐंठ करके आप तोड़ें। मशरूम आसानी से मशरूम बेड से निकल आएंगे, आपके हाथ में आ जाएंगे। और तोड़ने के पश्चात मशरूम को मशरूम की टोकरियों में इकट्ठा करके और जब उसे ले जाएं तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसका जो नीचे का हिस्सा है, तने का नीचे का हिस्सा, उसको चाकू से काट और फिर इसके बाद आप इसको पॉलीप्रोपिलीन के थैलों में 200 ग्राम से 250 ग्राम बंद करके और मोमबत्ती पर या स्पिट लैम्प पर इसको सील कर दें, या सीलिंग मशीन भी आजकल आती है, इलेक्ट्रिक सीलिंग मशीन, इन थैलों को सील कर दें। डॉक्टर साहब, आज आपने हमें मशरूम उत्पादन की बहुत ही उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक,
ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो आइए आप देखते हैं 3 दिनों का पूर्व अनुमान कृषि मौसम। नमस्कार, आइए जानते हैं कृषि मौसम। दक्षिण भारत के तटीय कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, लक्षद्वीप, तेलंगाना, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 3 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर वर्षा और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मध्य भारत के पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में अगले 3 दिनों के दौरान 1 या 2 स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम परामर्श। दक्षिण भारत के कर्नाटक के उत्तरी संक्रमण क्षेत्र में स्वच्छ मौसम में सोयाबीन की कटाई करें। केरल और तमिलनाडु में वर्षा की संभावना के चलते खड़ी फसलों में सिंचाई, अंतर्वर्तीय संक्रियाएं और उर्वरकों का छिड़काव और पौध सुरक्षा उपाय स्थगित करें। मौसम संबंधी चेतावनी। 18 अक्टूबर को तमिलनाडु और केरल में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। 19 अक्टूबर को तमिलनाडु में 1 या 2 स्थानों पर भारी बरसात होने की संभावना बताई जा रही है। हुदहुद प्रभावित जिलों के लिए उपाय। तटीय आंध्र प्रदेश में चावल, कपास और मक्का खेत से अत्यधिक जल की निकासी करें। उखड़ी हिल्स को खड़ा करें और सहारा दें तथा जहां कहीं संभव हो मिट्टी चढ़ाएं। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमें कोई जानकारी देना चाहते हैं या हमसे कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल ID है krishidarshan.dd@gmail.com और आप हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं। तो आज के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।